नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जिम के प्रोग्राम का एक और ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जो दोस्त हमें इस तरफ वादी में देख रहे हैं उन्हें प्यार भरा सलाम, और जो वादी से बाहर देख रहे हैं उन्हें ये ठंडी ठंडी सुबह और ये ठंडी ठंडी फिजा बहुत बहुत प्यार भेज रही है। जी हाँ, कश्मीर में जो सुबह है काफी ठंडी हो गई है और शामें भी काफी सर्द है, लेकिन हमारे दिल, हमारा प्यार उसी गर्मजोशी के साथ आपका इस्तकबाल करता है इस शो में, जैसे हम हमेशा करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में भी बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन आगाज में एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि हमें हमेशा हर लम्हे को सेलिब्रेट करना चाहिए, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंतजार में रहें कि कोई बड़ी खुशी मिलेगी तब जाके सेलिब्रेशन होगा, तो हम बस इंतजार ही करते रहते हैं। इसलिए जो लम्हा मिलता है उसे सेलिब्रेट करते हुए चलें, क्योंकि न जाने कौन सा लम्हा आखिरी लम्हा हो। इसलिए जो पल मिलता है उसे जिए और पूरी तरह से जिए। नाज़रीन, अगर कोई भूला बिसरा दोस्त आपका है जो काफी वक्त से आपके कांटेक्ट में नहीं है, तो कोशिश करें उन्हें कांटेक्ट करने की। अगर कोई गिले शिकवे हैं, उन्हें गिले शिकवों को बुला के अपने उस रिश्ते को मजबूत करें और उन रिश्तों को फिर से ताजा करें, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और आज वक्त मिला है तो कर लीजिए, न जाने कल मौका मिले न मिले। इसलिए कोशिश करें कि जितने भी रिश्ते हैं उन्हें बनाए रखें। वो अगर कहीं कोई रिश्ता दूर हो गया है तो उसे वापस लाएं और जो लम्हा मिलता है उसे पूरी तरह से सेलिब्रेट करें। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में आपका मेजबान हाजिर खिदमत हूं। जी हाँ, मैं हूं आपका मेजबान तबरेज मदनी, और आज मेरा साथ दे रहे हैं मेरे इस प्रोग्राम में मेरे साथी अशफाक हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अशफाक कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम और आप भाइयों की दुआएं हैं। अशफाक, मैंने एक छोटी सी बात छेड़ी है, आप कितना इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि जो लम्हा मिलता है उसे आप सेलिब्रेट करें, क्योंकि न जाने कौन सा लम्हा आखिरी हो। सही बात है, आपने बहुत खूबसूरत बात आज सुबह हमारे नाजरीन के साथ शेयर की। चूंकि देखें, जब भी हम इस इंतजार में होते हैं कि लंबी कतार में रहेंगे, एक मंजिल लंबी है, उस मंजिल को हमें पाना है, होती हैं ऐसी मंजिलें जिनमें एक वक्त सा लगता है, एक अरसा बीत जाता है और उसके बाद खुशी हासिल होती है, पर उसके दरमियान भी अगर कभी भी हमें उस मंजिल को हासिल करते भी मौका मिले जहां पर हमें ये लगे कि हमने अगर इसका पहला कदम ही हासिल किया, तो वहां पर वो भी एक सेलिब्रेशन है। हाँ, खुशी महसूस करें, क्योंकि कोई कुछ तो आप हासिल कर रहे हैं, आप खो नहीं रहे हैं। इसी तरह से छोटे लम्हात में जिंदगी में जो भी हमारे अजीज दोस्तों के साथ होते हैं, हमारी फैमिली के साथ होते हैं, हमारे अपनों के साथ होते हैं, उन लम्हात को हमें खुशी से निभाना चाहिए। बिल्कुल। और अशफाक, अगर मौका मिले कहीं पर भी किसी के लबों पे आप मुस्कान ला सकते हैं तो उसमें पीछे ना रहें, सही मुस्कान लाएं, कोशिश कर, तो उनको हंसाते चले, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद दुखी कोई जो दिल होता है शायद आपकी किसी बात से खुश हो जाए और वो भी मुस्कुरा दे। तो कोशिश करें लोगों को मुस्कुराने की, जो है वो जो कोशिश वो करना भूल गए हैं तो कोशिश करने में उनकी मदद करें। जी, बहुत खूब आपने फरमाया। और मैं आपको इस तरह से कुछ और चीजें इसमें इजाफा करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि अक्सर जब हम अपनी इस दुनिया में खोए रहते हैं तो काफी सारी चीजों को नजरअंदाज करते हैं, उन पर तवज्जो नहीं रखते हैं और अपनी इन खुशियों को भी इसी तरह से फिर नजरअंदाज करते हैं। जो भी हमें मौके मिलते हैं, लम्हे मिलते हैं, जिन्हें हम कोशिश करेंगे कि अपने अपनों के साथ शेयर करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे, वो चीजें हम भूल जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है, देखिए मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुनिया में रहो पर दुनिया तुम में ना रहे। बिल्कुल, इस चीज को देखना होता है। और ये मिसाल कुछ इस तरह से है कि जब कश्ती पानी के ऊपर सवार होती है तो वो उसके ऊपर तैरती है, पर जब पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो वो कश्ती डूब जाती है। बिल्कुल सही। ऐसे ही आम जिंदगी में हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, तभी हम जाके ऐसे छोटे मोटे लम्हात को आसानी से सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें ये चीज पता होगी, जब हमें इस चीज का पहले आगाज, इसका अंत, इसकी मंजिल, सारी चीजें अपने ध्यान में होंगी, सामने होंगी, फिर हम आराम से इसको। अशफाक, देखिए ना, दुनिया में सिर्फ खुशियां नहीं है, सही बात, जिंदगी में खुशियां भी हैं, गम भी हैं, तो ये चलता रहता है। और अगर आप देखें कभी कोई गम का पल आता है, उस गम के पल से जब आप बाहर निकलते हैं, खुशी की ओर आते हैं, नॉर्मल लाइफ की ओर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। खुशी का लम्हा हो या दुख का लम्हा हो, वक्त हमेशा बदलता है। इसलिए जब आप गम से खुशी की तरफ आए तो ये भी एक अचीवमेंट है ना, तो वहां पर भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। जब आप गम को, मुसीबत को हरा के जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और खुशी की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां भी आप
कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन बनता है। तो सेलिब्रेट करें, हर लम्हे को सेलिब्रेट करें और कोशिश करें कि ये सब जो सेलिब्रेशन है ये अपने अपनों के साथ हों, अपने अपने कभी इसमें पीछे न रह जाए। और दूसरी चीज इजाफा मैं करना चाहूंगा तबरेज भाई, दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाए, वो ज्यादा जरूरी है। इसे आप जब दुनिया में आते हैं, आप अगर अपनी खुशी को तलाश करने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको बहुत सारी रुकावटें आ सकती है, बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल्स सामने मिल सकते हैं जिनमें आप कभी रुक भी सकते हैं, थक भी सकते हैं। पर जब आप दूसरों की खुशी में खुश होते हैं ना, वो फिर आपकी खुशी में उसी तरह से खुश होते हैं। आपकी मंजिल को पाने में उनका एक बड़ा रोल, बड़ा किरदार अदा होता है। और आपने जो बात छेड़ी है उसमें कहीं ना कहीं मुझे याद आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप अपने से बेहतर अपने दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए सोचें। बेशक जब आप अपने से बेहतर उसके लिए सोचेंगे तो आपके लिए राह हमवार हो जाती है, आपके रास्ते जो है आसान हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें दूसरों के लिए बेहतर सोचने की, और जब आप दूसरों के लिए बेहतर सोचते हैं तो जिंदगी में बहुत कुछ आपके लिए आसान होता है। नाज़रीन मोहतरम, आज भी इस प्रोग्राम में बहुत कुछ है। अशफाक के पास नेशनल हाईवे के अपडेट्स हैं, मौसम का हाल है, वो सब अशफाक आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है, उस नगमे को हम यहां पर आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। आगाज में ये खूबसूरती पेशकश आप सबके लिए, आप एंजॉय करें और हम वापस आएंगे और उसके बाद आप तक पहुंचाएंगे अपडेट। तो जाइएगा मत।
गुड मॉर्निंग जे&के। और नाज़र मोहतरम, आपको इंतजार होगा कि आगे प्रोग्राम में क्या है। फिलहाल आप तक पहुंचा दें मौसम और शहरों के हवाले से हाल चाल, उसके बाद और ज़्यादा बातें होंगी। मेहमान कौन सा होंगे उनसे भी मुलाकात कराएंगे। बताते चलिए आपको, आज श्रीनगर और जम्मू में मौसम खुश्क रहने के इम्कान हैं, मतलब बिल्कुल साफ रहने के इम्कान हैं। श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान हैं। और जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 11 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान हैं। शहरों के हवाले से आपको बताता चलूँ कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर आज मौसम साजगार रहने की सूरत में और सड़क की हालत देखकर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी जाएगी। उसके साथ साथ मुगल रोड पर भी छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत मिलेगी। और श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को रेगुलेटेड मैनर में पहले मिनी मर्ग से श्रीनगर और उसके बाद सोनमर्ग से करगिल की ओर रवाना किया जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दस्तियाब है और बाद में स्क्रॉल भी होते रहेंगे। जी तबरेज भाई, प्रोग्राम में बहुत कुछ है, मेहमान से भी मुलाकात करानी है, पर उससे पहले नाजरीन को बताता चलूं कि यहां पर एक और वक्फे के लिए हमें रुकना पड़ेगा और उसके बाद सिलसिला कलाम आगे बढ़ेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, आपका फिर से इस्तकबाल इस प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे&के। जी हाँ, आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट शो। जैसा कि अशफाक ने कहा कि आज मेहमान से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी हाँ, आज एक नहीं बल्कि 2 मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज हमने जैसे कि आगाज में ही आपसे कहा कि छोटी छोटी बातों को आप सेलिब्रेट किया करें, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया करें, लेकिन आज इस स्टूडियो में हम एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। जी हाँ, अचीवमेंट वर्ल्ड लेवल की। हमारा एक बच्चा जो कश्मीर से निकला और एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। वर्ल्ड चैंपियन थी यूनाइटेड वर्ल्ड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेडरेशन की तरफ से। ये पावर लिफ्टिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप जो थाईलैंड में मुनक्कद हुई 10 नवंबर को, और हमारे बच्चे की मेहनत रंग लाई और वो इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के जो हमारे बने हैं वर्ल्ड चैंपियन इस पावर लिफ्टिंग की कंपटीशन में। नाम है फरदीन हुसैन। फरदीन, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के स्टूडियो में। थैंक यू सर। फरदीन, सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से, हमारे पूरे स्टूडियो की, मतलब हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक इस अचीवमेंट के लिए, क्योंकि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट मुल्क के लिए हासिल किया। आपके साथ, आपकी इस खुशी में हमने आपके कोच को भी दावत दी है। जी हाँ, हमारे साथ बैठे हैं बाएं जानिब हमारे इस खूबसूरत से नौजवान के कोच इश्तियाक खान। इश्तियाक खान, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू वेरी मच सर। तो आप दोनों हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें आज ये लम्हा साथ सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। तो आगाज हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से आपसे शुरू होगा, तो हम आपसे आगाज करते हैं। आगाज में जो पहला सवाल होता है वो मेरे साथी पूछते हैं, तो मैं जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। फरदीन साहब से तो काफ़ी सारी बातें करनी है, पूछना भी है, और काफ़ी ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये कैसे हुई, कहाँ हुई, सब बातें आपसे होंगी। पर आगाज में सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका जो बचपन है, कहाँ पे आप पैदा हुए, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बाद जो पढ़ाई है वो क्या शुरू आपने की, क्या पढ़ रहे हैं, और ये चैंपियनशिप तक कैसे सफ़र रहा, थोड़ा बताइएगा उसके। पैदा तो मैं श्रीनगर में ही हुआ हूँ, मैं कश्मीर में ही पला बड़ा हूँ पूरी तरीके से, और जितनी भी मेरी ट्रेनिंग वगैरह हुई है सारी मेरे कोच के अंडर हुई है, वो सारी कश्मीर में हुई है। अच्छा, कश्मीर से बाहर मैंने ट्रेनिंग की है, इवेंट्स मैंने खेले बहुत नेशनल लेवल की, लेकिन कश्मीर में ही रह के मैंने ट्रेनिंग किया है और सारा कुछ किया है। और अभी मैं पढ़ाई वगैरह क्या रहा? अभी बीबीए में कर रहा हूँ, अभी KU थ्रू में कर रहा हूँ, बीबीए ऑनर्स अभी चल रहा है मेरा 5th सेम। बहुत ही खूब, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। नॉर्मली आपकी एज के जो जवान हैं वो कोशिश करते हैं कि बॉडी शॉडी बनाए, बॉडी बिल्डर बने, एब्स हो, बस इस पे थोड़ा मॉडलिंग करें, मॉडलिंग की तरफ जाए। लेकिन
पावर लिफ्टिंग वाला जो चैप्टर है ये बड़ा अनोखा है। बहुत कम लोग पावर लिफ्टिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज रखते हैं। ज्यादातर लोगों के पास नॉलेज है कि बॉडी बिल्डिंग, जिम जाना, वर्कआउट करना, अच्छी फिजिक बनाना, लेकिन आप पावर लिफ्टिंग में आए। ये पावर लिफ्टिंग का शौक और इसकी नॉलेज कहां से आई? पहले बेसिकली मैं बहुत वीक हुआ करता था, तो मतलब मेरा गोल ही यही था कि मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाऊं। मुझे नहीं लगता है कि मतलब इससे कोई स्पोर्ट्स बेटर है जिसमें वो मैस्कुलाइन अर्ज जो देता है एक स्पोर्ट्स। और फिर उसके बाद गाइडेंस मेरी सही रही, तो पता था कि पावर लिफ्टिंग में ही कुछ, क्योंकि कोटा की गेम है, बॉडी बिल्डिंग कोटा में नहीं आती है, तो पावर लिफ्टिंग कोटा की गेम है। और छोटी भी यहाँ से एज थी, वो एज नहीं है मेरी कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूँ, तो इसीलिए पावर लिफ्टिंग चूज किया। कब से कर रहे हैं पावर लिफ्टिंग? हम पिछले 6 साल से कर रहे हैं पावर लिफ्टिंग। ऐसे 6 साल से। अपने दोस्त अहबाब के साथ ये बात कभी होती है कि मैं ये चीज करूं, तो अपने दोस्तों में से थोड़ा इस चीज को अलग सोचा था आपने? ये किस क्लास में आपको ख्याल आया कि पावर लिफ्टिंग में ज्यादा मजा है? ऑलमोस्ट मैं पहले नॉर्मली जिम गया था जैसे सब जाते हैं, तो फिर वहां पे मैं जब बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखा, पावर लिफ्टर्स को देखा, तो मैं थोड़ा सा इंस्पायर हो गया। तब आपकी उम्र क्या थी? मैं 16 इयर्स का था तब। अच्छा, ठीक, माशाल्लाह। तो फिर मुझे अपने कोच साहब मिल गए, इश्तियाक सर, तो इनने मुझ में डेडिकेशन वो देखा, हार्ड वर्क करने की वो कैपेबिलिटी देखी, तो इनने फिर मुझे गाइड किया वहां से अभी तक। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। हमने इश्तियाक साहब की बात की, तो इश्तियाक साहब से जानना चाहेंगे, इश्तियाक साहब कैसे लगा आपको कि इस नौजवान में वो मादा है जिसको आप तैयार कर सकते हैं, जिसको आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक ला सकते हैं? कैसे लगा आपको? तब्रेज़ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल डेडिकेशन होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे बच्चे आते हैं, आपको भी पता है, मतलब हमने काफी, मतलब हजारों में हमने लोगों को ट्रेन किया है। सही बात। अब जो बच्चा है, इसके जो पेरेंट्स आए थे 6 साल पहले, बिफोर 6 इयर्स, इसके जो फादर है उसने बताया भाई इसको ले लो, आई डोंट नीड एनीथिंग, बस अपना हाथ रखो। वो भी एक सपोर्ट, इसका एक जो सक्सेस का जो होता है, पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर इसकी डेडिकेशन देख के फॉर लास्ट 6 इयर्स हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पहले हमने करवाया इसको थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ने के लिए, और उसके लिए स्टेट एंड उसके बाद नेशनल और नॉर्थ इंडिया भी इसने खेला है। एंड माशाल्लाह इसकी डेडिकेशन एंड इसकी हार्ड वर्क से मैक्सिमम इसने गोल्ड लाए सारे में। फाइनली हमने डिसाइड किया कि वो गो फॉर इंटरनेशनल, क्योंकि फाइनली एक ड्रीम होता है कि एथलीट का और कोच का भी ये होता है कि हम अपने और स्टेट के लिए और अपनी कंट्री के लिए कुछ करें। तो हियर इज द रिजल्ट। माशाल्लाह, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। थोड़ा सा हमें बताएं, बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग, इनमें फर्क क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे नौजवानों को नहीं पता इस बारे में। ये बेसिकली एक ही ट्री है, तो उसकी अलग अलग ब्रांच है। उस ब्रांच में आता है फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डिंग आता है, फिर पावर लिफ्टिंग आता है, ऐसी वेट लिफ्टिंग होता है, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है या इवेंट्स होते हैं छोटे छोटे। तो ये एक ही रास्ता है, बस की ब्रांच अलग अलग है। बहुत ही खूब। अच्छा, थोड़े बहुत मैं तब्रेज़ भाई यहाँ पर इनसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद इश्तियाक साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि इस ब्रांच में से एक ब्रांच चुनना आपने, चूंकि पावर लिफ्टिंग का चुना। पावर लिफ्टिंग में मेहनत और मशक्कत वाला मामला जो है, किस तरह से आपने उसमें कंसिस्टेंसी रखी? कंसिस्टेंसी तो पिछले 6 सालों से रेगुलर बेसिस पे। लाइक इसमें एक दिन में कितना वक्त देना पड़ा? एक दिन इसको तो मुझे लगता है पावर लिफ्टिंग जो स्पोर्ट्स है कि ये फुल टाइम स्पोर्ट्स होता है। मतलब अगर मैं कॉलेज में भी होगा, कहीं पे भी होगा, तो मेरा थोड़ा सा समझाइए कि किस तरह से क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है, वही मैं असल में। इसमें सबसे पहला ख्याल रखना होता है अपनी नींद का, ठीक, कि नींद प्रॉपर होनी चाहिए, और इसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। सही बात। हर 3 घंटों के बाद खाना है। जैसे कि कोच साहब मेरे डाइट प्लान करते थे, तो हर 3 घंटे के बाद एक मील हुआ करती थी। सही बात। और उसके साथ साथ एक्सरसाइजेज वगैरह? उसके साथ साथ एक्सरसाइजेज मतलब 2 घंटा 2.5 घंटा रेगुलरली, और जब इवेंट क्लोज आता था तो दिन में 2 बार, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा लगातार। बहुत ही कंटिन्यूस। इस पूरे शेड्यूल में कहीं आपकी पढ़ाई तो कभी सफर नहीं किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पढ़ाई कहीं पे सफर नहीं हुई, क्योंकि मैंने बैलेंस किया इन सब चीजों को। क्योंकि मेरे हिसाब से एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है कहीं ना कहीं, या तभी मैं बाहर के मुल्कों में जाके खेल रहा हूँ, वहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि एजुकेशन साथ में, तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं एजुकेशन का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग आप हासिल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको आज की इस साइंटिफिक दौर में जहां पर आईटी का इतना इन्फ्लुएंस है, कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में पढ़ना है कि मैंने ये एक्सरसाइज की, ये एक्सरसाइज कितनी सही है, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। अपने आप को करेक्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मुताला करना पड़ता है। पढ़ना बहुत जरूरी चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ नाज़रीन मोहतरम को हम दिखाना चाहेंगे, ये वो सर्टिफिकेट है, ये वो अचीवमेंट है जो हमारे इस नौजवान ने हासिल की है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए। ये है वो सर्टिफिकेट जिस सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने
6 साल मेहनत की और फाइनली इन्होंने ये हासिल कर लिया गोल्ड। जी फरदीन, हमें थोड़ा सा बताया इसमें पावर लिफ्टिंग में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कितने इवेंट्स होते हैं, और आपने जब इस इवेंट में मतलब इस पावर लिफ्टिंग की चैंपियनशिप में शिरकत की तो कैसा था, एक्सपीरियंस क्या था, उसके बारे में हमारे देखने वालों को बताएं। पावर लिफ्टिंग में बेसिकली 3 मीट्स होती है। एक होता है डेड लिफ्ट उसमें, दूसरा होता है बेंच प्रेस और तीसरा होता है स्क्वाट्स उसमें। ठीक। तो तीनों इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया और तीनों में गोल्ड आ गया मेरा। माशाल्लाह। इवेंट्स कैसे होते हैं थोड़ा बताइएगा उसको, मतलब कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, पहला इवेंट किधर होता है, उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं लगभग? ऑलमोस्ट ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। एक जो एथलीट है वो एक इवेंट भी खेल सकता है, एक मीट खेल सकता है। जैसे कोई एथलीट किसी एक लिफ्ट में स्ट्रांग है तो वो एक ही खेलता है। तो अगर जिसको लगता है कि मैं तीनों में स्ट्रांग हूँ वो तीनों लिफ्ट्स खेलता है। डिपेंड करता है एथलीट और मतलब जो उनके कोच साहब बोलेंगे, मेंटोर बोलेंगे, उस हिसाब से चलती है चीजें। इस चैंपियनशिप में इंडिया के अलावा कितने मुल्कों ने शिरकत की थी? मुझे लगता है इसमें 26 to 27 कंट्रीज और थी, क्योंकि इसमें बॉडी बिल्डिंग भी हो रहा था और पावर लिफ्टिंग भी साथ में हो रहा था, एथलेटिक फिजिक हो रहा था, हर एक चीजें मतलब सारे इवेंट एक रूफ के अंडर थे बॉडी बिल्डिंग के। बहुत पावर लिफ्टिंग में कितनी सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? 26 to 27 कंट्रीज पावर लिफ्टिंग में भी थे। पावर लिफ्टिंग में भी थे। ठीक। तो आपको क्या लगा जब आप थाईलैंड पहुंचे इस चैंपियनशिप के लिए, और इस चैंपियनशिप के बारे में हम थोड़ा और जानना चाहेंगे इश्तियाक साहब, हमें थोड़ा बताएं ये चैंपियनशिप के बारे में कैसे पता चला और उसके बाद कैसे तैयारियां हुई, क्योंकि ये जो गेम है ये सस्ता गेम नहीं है, तो पैसा बहुत लगता है। नहीं, इसमें थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। इट्स वेरी एक्सपेंसिव गेम। अब ये हमने ये किया कि जैसे फरदीन ने बोला कि कोटा में है, स्पोर्ट्स कोटा में है, बॉडी बिल्डिंग हम करवाते हैं फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स, जो बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन हम करवाते हैं। लेकिन इसमें बेनिफिट है बच्चे को जो भी पार्टिसिपेट आएगा क्योंकि वो कोटा में आएगा। अब जो आप जो मेहनत कर रहे हो, जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसका मेहनत रंग लाएगी, बिकॉज ही कम्स इन स्पोर्ट्स कोटा। पहली बात यह है कि और वर्ल्ड चैंपियनशिप हम ये करते रहते हैं। हम मतलब जो हमें ऊपर जो इंटरनेशनल बेस पे वो हमें मतलब डे बाय डे वो हमें मतलब बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कब वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कब नेशनल है, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है, तो हम फॉरवर्ड करते हैं। अब यह है कि बच्चा की डेडिकेशन क्या है, बच्चे की डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो हम ज्यादा फोकस एज पर जो मैं हूँ, मैं ज्यादा फोकस करता हूँ कि फ्रेशर को लेके आए, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, क्योंकि एक तो लाइफ भी बनेगी उनकी और फिटनेस भी, क्योंकि आपको पता है कि आज ड्रग्स का इट्स अ लॉट ऑफ मिनेस, अभी ड्रग मिनेस है। हम काफी कोशिश करते हैं कि हमारे साथ लोग ज्यादा जुड़े। फरदीन भाई भी जो इसके जैसे अभी इसने गोल्ड लाया है, तो काफी सारे बच्चे इंस्पायर हुए बहुत। तो ये चीजें हम चलते रहते हैं, लास्ट 12 से करते रहते हैं। कहीं ना कहीं ये अगर बच्चों को इस चीज की लत लग गई, जी हाँ, स्पोर्ट्स की अगर लत लग गई, तो ये नशा इतना खतरनाक नशा है जो बाकी सभी नशों से इंसान को दूर रखता है। सही बात। और कहीं ना कहीं इंसान की सेहत भी बनी रहती है, न सिर्फ जिस्मानी तौर बल्कि जहनी तौर भी इंसान बहुत चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। आइए आपको दिखा देते हैं ये मेडल्स जो फरदीन ने हासिल किए हैं। ये तीन इवेंट्स के। जी अशफाक, इसको हाथ में पकड़ो। हाँ श्योर, प्लीज आप तीसरा भी दिखा दीजिए हमारे नाजरीन को दिखाना चाहेंगे। ये 3 गोल्ड है, गोल्ड हासिल किए हैं फरदीन ने। इश्तियाक साहब थोड़ा इनके बारे में बताइएगा कि ये कौन कौन से मेडल क्या क्या है, आपकी स्क्रीन पे भी वहां पर है। बेसिकली ये 3 मेडल्स है, 3 इवेंट होते हैं। लाइक इस पावर लिफ्टिंग का जो हम बात कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग में 3 ये होते हैं। पहला ये वाला होता है कि आपका बेंच प्रेस है। बेंच प्रेस में जैसे 25 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किए हैं एज पर बॉडी वेट, उसके हिसाब से पहले बेंच प्रेस में ये बेंच प्रेस का पहला वाला है। दूसरा हमारा डेड लिफ्ट होता है, डेड लिफ्ट जो हम करते हैं, डेड लिफ्ट होता है जैसे वो वेट उठाना है, वेट उठाते हैं हम, उसमें भी फरदीन साहब ने गोल्ड मेडल ले लिया है, वन द गोल्ड मेडल। एंड थर्ड वन जो होता है दैट इज स्क्वाट, आपके हाईएस्ट स्क्वाट कितना जा रहा है, लाइक किसी को 200 kg रहा है उसको हराना है 220 वो करे। दैट मींस देयर आर 3 स्टेप्स इन दिस पावर लिफ्टिंग। वन इज अ डेड लिफ्ट, सेकंड बेंच प्रेस एंड थर्ड स्क्वाट। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। फरदीन से जानना चाहेंगे, फरदीन ये 3 मीट्स आपने की, आपका मैक्सिमम जो लिफ्ट था वो क्या क्या था? मेरा जो टोटल क्या किया था? मेरा बेंच प्रेस हो गया 200 kg का, 200 का जी। स्क्वाट 290 और डेड 330। तो ये इसमें सिर्फ
एक चांस मिलता है या इसमें? इसमें 3 चांसेस मिलते हैं, 3 राउंड्स होते हैं। 3 राउंड्स में जो बेस्ट आपका होगा वही कंसीडर किया जाता है। मतलब सुबह पहली लिफ्ट मेरी, आई गेस मैंने इश्तियाक सर को उस टाइम पे वीडियो कॉल की, क्योंकि जब मैं लिफ्ट कंप्लीट करता था मैं अपने सर को भेजता था वीडियो कि इसके बाद क्या वेट दूं मैं, कितना वेट उठाऊं, तो इनका उसी टाइम पे रिप्लाई आता था कि इतना वेट उठा दो, 20 केजी बढ़ा दो, 30 केजी बढ़ा दो, तो कंटिन्यूअसली। तो सुबह मेरी लिफ्ट आ गई ऑलमोस्ट 9 बजे, शाम को 10:30 लास्ट लिफ्ट आ गई। ठीक। अच्छा, इतना लंबा चलता है इसमें, क्योंकि 25 कंट्रीज के ये होते हैं एथलीट्स होते हैं, वो पूरा राउंड में चलते हैं। जैसे मैंने एक लिफ्ट दी, उसके बाद पाकिस्तान का, फिर श्रीलंका का, ऐसे चलता है। होगी एक, फिर बेंच की दूसरी लिफ्ट राउंड में, फिर तीसरी लिफ्ट। क्योंकि यहाँ से बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों को, मुझे लास्ट में बोल रहे कि लास्ट में किसी के साथ कंपटीशन लगा, तो लास्ट में किसी के साथ कंपटीशन नहीं लगता है, राउंड में चल रहा होता है, तो लास्ट में इसका स्कोर निकलता है, एक ही साथ इसका विनर निकलता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, बहुत ही खूब। क्या सोच के गए थे? जी जी प्लीज तबरेज भाई, क्या सोच के गए थे तब कि मुझे अपनी कंट्री के लिए, चूंकि यहाँ से ही जहन बना दिया था, क्या सोच के गए थे कि किस तरह से अपना जो मोटिवेशन है, माहौल जो है ऐसा क्रिएट करूं कि मैंने आज जीत के लिए आना है अपने मुल्क के लिए? मतलब इंस्पिरेशन है मेरी लाइफ में जी। तो मतलब मेरे पेरेंट्स है, मेरे सारे सबका मतलब विजन वो दिमाग में, या वहाँ पे इवेंट में तब था सारा रिकैप होता है जितना भी स्ट्रगल है पिछले इतने सालों का। सही बात वो है। फिजिकली हो या मेंटली स्ट्रगल हो, क्योंकि मुझे लगता है एथलीट फिजिकल से ज्यादा एक मेंटली स्ट्रगल करता है, एक गेम की वजह से, डाइट की वजह से, और दूसरा जो यहाँ का साइकोलॉजिकल पर्सीव है कश्मीर में। दूसरी चीज वहाँ पे काफी सारे ममालिक के भी पार्टिसिपेंट्स है, उस हिसाब से भी आपने देखा होगा। उससे तो मुझे मोटिवेशन मिला कि मतलब मैं खेल रहा हूँ, सारे एथलीट्स खेल रहे हैं, अपनी कंट्रीज के टॉप एथलीट्स, तो बहुत अच्छा लगा उस टाइम। आपके साथ में कोई था इस मेरे साथ मेरी इंडियन मैनेजमेंट थी पूरी, तो वो सारे थे मेरे। इंडिया से सिर्फ आप अकेले थे? मैं अकेला था इंडिया से, और बॉडी बिल्डर्स गए थे। ओके जी, पावर लिफ्टिंग में सिर्फ आप? पावर लिफ्टिंग में सिर्फ मैं गया था। बहुत ही बहुत। नाज़िम मोहतरम, हम बात कर रहे हैं आज हमारे इस यंग एथलीट से। जी हाँ, फरदीन हुसैन, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुल्क के लिए गोल्ड हासिल किया, और आज ये गोल्ड हासिल करके एक आइडियल बन चुके हैं उन बच्चों के लिए जो शायद अब फरदीन की तरह बनना चाहते हैं। नाज़िम मोहतरम, यहाँ और भी बातें होंगी, फरदीन से बहुत कुछ जानना है, इश्तियाक खान से बहुत कुछ जानना है, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक वक्फे का। हम एक वक्फे के लिए रुकेंगे, वक्फे के उस पार प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा मत। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दिल से आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल भी है। देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे के। आज हमारे साथ 2 मेहमान स्टूडियो में हमने मदु किए, तशरीफ भी फरमाए। हमारे मेरे दाएं जानिब बैठे फरदीन हुसैन साहब, जो कि एक पावर लिफ्टर है, और इन्हीं के कोच मिस्टर इश्तियाक अहमद खान साहब मेरे दाएं जानिब है, जो कि WFF प्रेसिडेंट है और इनके कोच भी हैं। सिलसिला कलाम इनके साथ जारी रहेगा, पर उससे कबल आप तक पहुंचाने अखबारात की सुर्खियां। मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा है। आगाज एक उर्दू खबर से करते हैं। अखबार लिखता है, सरकारी डेटा को वायरल होने से बचाने के लिए सेल फोनों के इस्तेमाल पर पाबंदी। जी तबरेज भाई। जी, मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा, और इसकी सुर्खी कुछ इस तरह से कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, दीगर पार्टी लीडर उम्रा की अदायगी के लिए मदीना पहुंचे। माशाल्लाह। जी, एक और उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में। अखबार लिखता है, हिंदुस्तान दहशतगर्दी को पूरी हिम्मत से कुचल रहा है, हम 26 नवंबर को कभी नहीं भूल सकते। मुंबई हमलों की मनसूबाबंदी करने और इनको अंजाम देने के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, वजीर आजम। जी, मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा, और उसकी खबर कुछ इस तरह की, बर्फबारी का अगला मरहला 30 नवंबर से 1 और 2 दिसंबर के दरमियान मौसम खराब रहने का इम्कान। ये मौसम खराब नहीं है एक्चुअली मौसम सही होगा, और हम खूबसूरत मौसम जो हमारी पहचान है, हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत है। सही बात है। एक और अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में। अखबार लिखता है, 4 ड्रग पेडलर्स अरेस्टेड, कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस रिकवर्ड। जी, मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा, और उसकी खबर कुछ इस तरह से कि लेट्स मेक मेड इन जम्मू एंड कश्मीर प्रोडक्ट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाउस होल्ड अक्रॉस वर्ल्ड।
एलजी सिन्हा। आखिरी रोजनामा मेरे हाथ में, अखबार लिखता है कश्मीरी शाल फरोशों से नारवसलूक खातून ने माफी मांग ली। मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा, और जिससे पहले एक सुर्खी मैंने पढ़ी थी और इसी में एक और सुर्खी की पंचायत पोल्स विल बी हेल्ड आफ्टर फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीट, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान। और एक और रोजनामा मेरे हाथ में अंग्रेजी, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल्स 60th एनिवर्सरी, ये यहां मनाई गई। गवर्नमेंट कमिटेड टू डेवलप एम्प्लॉयमेंट एलजी, ये आज की अखबारों की सुर्खियां मुकम्मल हुई जी। और अगर आप मजीद इन खबरों को पढ़ना चाहते हैं, इनके बारे में मजीद जानना चाहते हैं, तो आप अखबारों को देख सकते हैं, ऑनलाइन भी आप अखबार चेक कर सकते हैं। नाज़रीन मतलब आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएन के। इस प्रोग्राम को आप इस वक्त लाइव अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और साथ ही साथ हमारा जो टेलीकास्ट है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप डीडी कशर चैनल पर सब्सक्राइब करें डीडी कशर पर, और उसके बाद आप हमारे प्रोग्राम्स के अपडेट्स हासिल कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम्स को एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पुराने एपिसोड्स भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। बात हो रही है आज हमारे नौजवान साथी, दोस्त और हमारे मुल्क के लिए गोल लाने वाली शान, जी हां, फरदीन हुसैन साहब से, और उनके साथ हमारे दरमियान हैं इश्तियाक खान साहब जो उनके कोच हैं। फरदीन, आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली जी सर। व्हाट नेक्स्ट? अभी मैं वही डिस्कस कर रहा था सर से, तो जो हमारा नेक्स्ट प्लान है वो होगा मॉस्को का क्वालिफायर। जैसे ओलंपिया चढ़ना है, क्योंकि ओलंपिया से बड़ा कोई इवेंट नहीं होता है दुनिया का। जैसे बॉडी बिल्डिंग होती है ओलंपिया में, वैसी पावर लिफ्टिंग भी होती है। दोनों इवेंट साथ में चलते हैं, एक साइड बॉडी बिल्डिंग, एक साइड पावर लिफ्टिंग चलता है। तो उसका इंडिया में कोई क्वालिफायर नहीं अभी तक है, कहीं पे भी नहीं। तो एक क्वालिफायर उसका हो रहा है, वो मॉस्को में हो रहा है, मतलब नेक्स्ट ईयर जो अपकमिंग ईयर है। तो अगर उसमें गोल्ड लग गया तो ओलंपिया क्वालिफाई कर देंगे। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए, हमारी दुआ रहेगी कि आप उसमें भी इसी मेहनत के साथ जाएं, इसी डेडिकेशन के साथ जाएं और अपने मुल्क का नाम रोशन करें इंशाल्लाह। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकम्मल होने के बाद आप वापस आए हैं जी। अभी आप रेस्ट पर हैं या आपने वापस आके वापस अपना शेड्यूल शुरू कर दिया? मैंने तो उसी दिन से कर दिया वापस अपना शेड्यूल स्टार्ट, जिस दिन आया उसके नेक्स्ट दिन से ही वापस से शेड्यूल स्टार्ट हो गया। अच्छा, एक और सवाल इसी हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ों की तैयारी करते हैं, जब आप इस पावर लिफ्टिंग में आते हैं, आपने खुद का कहा कि मील्स का ख्याल रखना पड़ता है, नींद का ख्याल रखना पड़ता है, क्या इसमें ये मामला है कि खुद की बॉडी का वेटेज वगैरह इन चीज़ों पर भी ध्यान रखता है? और जब बड़ा इवेंट आप बता रहे हैं कि ऐसे इवेंट में जाना है, कब तक इसकी तैयारी लगती है, किस तरह से तैयारी की जाती है? इसकी तो तैयारी बड़े इवेंट की उसी दिन से लगती है जिस दिन से मैं जिम घुसा हूँ, क्योंकि बराबर उतना टाइम लेता है। और रही बात मतलब मील्स वगैरह की, अकॉर्डिंगली बॉडी वेट होता है, अकॉर्डिंग एज होता है, बहुत सारे फैक्टर्स में जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व। तो इसीलिए जब भी कहीं पे डाइट प्लान लो, कुछ लोग ऐसे भी है, ये मैं एक छोटी सी मैसेज देना चाहूंगा, जी प्लीज, जो गूगल से कॉपी पेस्ट करते हैं अपना डाइट प्लान, तो वैसी चीजें नहीं चलती है। ये बराबर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बैलेंस्ड। तो बहुत सारी चीजें इसमें होती है, इसमें हेल्थ फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे जेनेटिकल फैक्टर होते हैं, और इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद ही अकॉर्डिंगली बनता है। आपको लगता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें ज्यादा जरूरी है कि आप एक कोच को रखें, सरबरा को रखें, जो आपको ये सारी चीजें? जी, उसके बगैर मुझे नहीं लगता है कि ये वैसा फील्ड है कि इसमें आगे कोई बढ़ पाएगा, क्योंकि इसमें एक मेंटोर को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती है इसमें, क्योंकि पूरी हेल्थ रिलेटेड गेम है। सही बात है। फरदीन, नॉर्मली शेड्यूल ये रहता है कि आप डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट में आपका गोल्ड आता है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं जी स्टेट के लिए, स्टेट में आप गोल्ड लाते हैं तो आपको मौका मिलता है कि आप नेशनल्स खेलें। इस इंटरनेशनल इवेंट के लिए आपको कैसे क्वालिफाई करने का मौका मिला, क्या थे? पहले मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट खेले 2021 के, तो उसके बाद मैंने 2 JNK के खेले। एक JNK के मैंने 2021 में खेला है और दूसरा 24 में खेला इसी साल। फिर नॉर्थ इंडिया खेला 24 में ही, नेशनल खेला 24 में ही, उसके बाद अब इंटरनेशनल। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है वहां तक पहुंचने के लिए? क्या कोई क्वालिफाइंग राउंड होता है? जी, क्वालिफाइंग मतलब स्टेप वाइज, पहले डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नॉर्थ इंडिया, इंडिया, और पहले होता था स्टेट के बाद डायरेक्ट इंडिया, अब नॉर्थ इंडिया भी क्वालिफाई करना है, उसके बाद इंडिया, फिर इंटरनेशनल। बहुत ही खूबसूरत। खान साहब से भी थोड़ा बात करें तो इश्तियाक साहब से जानना चाहेंगे, जैसे फरदीन है, जैसे इनको आपने तैयार किया और ये नेशनल चैंपियनशिप तक पहुंचे, क्या इस तरह के और भी बच्चे हैं जिन्हें आप तैयार कर रहे हैं? क्या इतनी डेडिकेशन आपको और दिख रही है कहीं? नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, अभी हम उस पे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। जैसे अभी 1 है, कल 10 होंगे नेक्स्ट ईयर, हमारा टारगेट है। और बॉडी बिल्डिंग का भी मैं कर रहा हूँ तैयारी इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। लास्ट हमने बॉडी बिल्डिंग में एक गोल्ड ले लिया था, फर्स्ट टाइम इन JNK हिस्ट्री जो नेशनल में गोल्ड मेडल थे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इज अ वेरी टफ गेम।
उसको भी मैं, उस लड़की को भी तैयार कर रहा हूँ मैं फ्यूचर में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। बहुत सारे बंदे हैं, अब डिपेंड करता है कि डेडिकेशन, और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स का सपोर्ट, उसके बगैर इट्स नॉट पॉसिबल। अभी जो बच्चे, बहुत सारे आपको पता है कि फील्ड में बहुत सारी चीजें हैं, बच्चा ये होना चाहिए कि बच्चे में डेडिकेशन होनी चाहिए। भाई इश्तियाक खान है, कोच है, इसके अंडर काम करना है, तो लेट्स सी, आपके पास तो रिजल्ट है। अब तो ये एक बिग एग्जाम्पल, अब बच्चा अभी मेरे पास आएगा, कल दूसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, वो प्रॉब्लम होती है। उसे क्या होता है कि बच्चा भड़क जाता है। एज कम्पेयर टू एक रास्ता है, हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हम जो इसे चलाते हैं, हम पावर हाउस के नाम से फेडरेशन सारा चलाता है, जो हमारा पावर हाउस ये फेडरेशन ऑफिस है, ख्याम में है। तो इट्स लाइक ए स्कूल, जैसे मैं था, जो मेरी बेस है दैट्स फॉर नेशनल स्कूल ऑफ बॉडी बिल्डिंग, वैसे एक स्कूल हमने रखा है पावर हाउस के नाम पे। तो बच्चे, और वो भी हम के प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी फ्री ट्रेनिंग करवा रहे हैं, हम कोई पैसा किसी से नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे। हाँ, गाइड कर रहे हैं, हम लड़के को ले रहे हैं, क्योंकि बच्चा 10th में पढ़ता है, 12th में पढ़ता है, पैसा कहाँ से लेंगे हम। बस हमारा ये टारगेट है कि हम कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए मेडल्स लाए। और ये बहुत और बड़ा हमारा जो मोटो है, मेन मोटो, जो आजकल का ड्रग्स बहुत सारे मिनेस हैं, तो बच्चे वहां से बहुत मेन टारगेट। फरदीन ने एक बात की थी तबरेज भाई, चूंकि ये कोच के बगैर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती है। एक कोच जब अपने बच्चे को देखता है, सिर्फ एक इसके पास नहीं होता है, 10 भी होते हैं, 20 भी होंगे, उससे ज्यादा भी तादाद हो सकती है। इनमें से बच्चों पे आप ट्रेनिंग पे जब काम लगाते हैं, किस तरह से एक बच्चे का इंतखाब आप करते हैं कि नहीं इस बच्चे को वर्ल्ड चैंपियनशिप में ले सकते हैं? क्या ये बच्चे पे डिपेंड करता है या कोच की नजर ही वैसी खास होती है? दोनों बच्चे पे भी डिपेंड करता है और कोच की नजर में। आपको पता भी है कि देखो, रहबर कोच जो भी है, उसके बगैर कुछ होने वाला है नहीं। सही बात है। अब जो टीचर होता है उसको पता है कि अगर 10 बच्चे हैं, इसमें कितनी कैपेबिलिटी है, किसमें है। कैपेबिलिटी भी होता है ना, कि कैपेबिलिटी क्या है इसमें। कोच वही होता है, गुरु वही होता है जिसको नजर होती है भाई किसको कहाँ लेना है। अब डिपेंड है कि बच्चे की डेडिकेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये चीज भी है ना, हमारे पास देखिए फरदीन साहब तो माशाल्लाह आगे बढ़ गए, अब हमारे पास और भी बच्चे हैं जो इसमें जाना चाहते थे, वहीं पे आप ही के पास किस तरह से फिर उनको तैयार करते हैं? हमारा सिंपल फंडा है भाई, पावर हाउस आ जाओ आप, ख्याम में ऑफिस है खैबर हॉस्पिटल के पास, बाकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये भी है किसी बच्चे को भाई अब पैसे में भर रहे हैं, हमें ये भी है ना, दिस इज बिग थिंग कि भाई कोई पेमेंट तो नहीं करनी हमें, कुछ भी नहीं, क्योंकि किसी को बेचारे को पैसे नहीं होता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली का है, वो भी हम अपना गोल अचीव करना चाहते हैं। और आप आइए, विल गाइड यू। हमारा काम है आपको प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, क्योंकि वी हैव, हमारा सारा मतलब प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्रोवाइड कर रहे हैं हम। आप आइए और हम साथ से मिलजुल के आगे चलेंगे। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। आपने जो बात कही खूबसूरत कि पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाते हैं, फरदीन से जानना चाहेंगे, फरदीन इसके एक्सपेंसेस कैसे बेयर किए आपने? हाउ यू मैनेज द एक्सपेंसेस? क्योंकि मैंने नीचे से मेरे बहुत सारे अचीवमेंट्स थे, फॉर एग्जांपल बेस जो मेरे अचीवमेंट्स वो बहुत सारे थे, फिर जब इस लेवल पे पहुंचते हैं फिर बहुत सारी कंपनीज आती है, स्पॉन्सर्स आते हैं, और एज मतलब जैसे पावर हाउस सर ने बोला, तो वो मेरा मेन स्पॉन्सर था। अच्छा ठीक, ओके। तो इस चीज का आपको फाइनेंशियली बर्डन उतना नहीं पड़ा जिस तरीके से एक इंसान सोचता है कि शायद मैं पेमेंट तौर पे तूफान खर्चा हो। बिल्कुल सही, है ना, लेकिन इस लेवल तक पहुंचना है पहले। जैसे नेशनल जीतेंगे फिर वहां से खुद आते हैं सपोर्ट करने लोग, जब उनको लगता है कि, या कंपनीज को भी लगता है कि बेनिफिट है, तो पोटेंशियल मतलब लगता है ना जब सबको है, फिर करते हैं सब इसमें हेल्प। फरदीन, एक साइड से आप बीबीए कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आपका ये पावर लिफ्टिंग का जुनून है, तो कैसे देखते हैं आप अपनी जिंदगी को आगे? अब अभी तो मैं बस यही देख रहा हूँ कि कहीं पे मैं सेटल डाउन थोड़ा सा हो जाऊं, ताकि, क्योंकि मुझे लगता है कि हम इंडिया का नाम बड़े स्टेज पे ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि पहले मॉस्को का क्वालिफायर गोल है, फिर ओलंपिया गोल है, तो मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं से कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे बहुत। आपके घर में और कोई है जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, या जो जहां से आपको थोड़ा इंस्पिरेशन मिल रही है? और नहीं, मेरे फादर है, मैं उनकी तरह बनना चाहता था। अच्छा तो मैं उन्हीं की तरह। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर, उनका शॉप है खुद का। तो क्या वो भी कभी स्पोर्ट्स में रहे हैं? वो स्पोर्ट्स में रहे, वो क्रिकेट वगैरह खेलते थे, जूडो वगैरह खेलते थे, तो बाकी इस स्पोर्ट्स में नहीं रहे वो। अच्छा ठीक है, आपने थोड़ा अलग इंतखाब किया। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो नौजवान इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, जो बच्चे हमारे इस वक्त देख रहे हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि हम अगर खेल में चले गए तो पढ़ाई रह जाएगी, अगर पढ़ाई में चले गए तो खेल नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो सिर्फ पढ़ते हैं तो खेल नहीं कर पाते,
और जो खेलते हैं वो पढ़ नहीं पाते। आपने इनको बैलेंस किया है, थोड़ा सा हमारे इन बच्चों के लिए बताएं कि किस तरह से आपने अपना दिन का शेड्यूल किया होता है, कैसे आप इस चीज को बैलेंस करके चलते हैं ताकि आपकी पढ़ाई भी सफर ना हो और आपका जो खेल है वो भी आगे बढ़े। इसके बारे में मतलब नॉर्मली सुबह उठ के पहले मैं मील अपनी लेता हूँ 8 साढ़े 8 के करीब, उसके बाद ऐसी 2-2 घंटे के बाद मील, और जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो मैं अपनी कैरी करता हूँ मील सारी, उसके बाद फिर शाम पे जिम। तो दैट्स इट। कॉलेज में बच्चे कैसे देखते हैं अब आपको, आपके जो दोस्त हैं बाकी लोग हैं वो आपको कैसे देखते हैं? मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम में वहां पे पढ़ने गया उनको लग गया सारा है। अच्छा। तो हाँ, मैं अपनी एज के लड़कों से बड़ा लगता हूँ, मतलब बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से, इसी की वजह से, क्योंकि इसका एक फंड है ना कि छोटी एज में लड़का बड़ा लगता है और बड़ी एज में छोटा लगता है। ये है इसका एक, ये है। हाँ, ये तो सामने ही है, ये दोनों मिसालें सामने हैं। इसके छोटी एज में बड़े लगते हैं और बड़ी एज में छोटे लगते हैं। ये तो मिसालें दरअसल इसमें मामला है नहीं, ये तो बॉडी का इसमें एक्चुअली डेडिकेशन है, आपकी हिम्मत है, आपका जुनून है। जितना आप जुनून के साथ इस गेम को खेलेंगे, जितना आप इसको प्यार देंगे, उतना प्यार ये वापस करेगा। इसके अक्सर यहाँ पे एक सवाल है, क्योंकि इन्होंने बात की कि इसमें कंसिस्टेंसी वगैरह इस चीज़ की कि मुझे ये स्पोर्ट्स में जिम भी जाना पड़ता है। एक होती है आम तौर पे से, मतलब मैं जिम जाऊं तो थोड़ा सा वेट बढ़ाऊं या वगैरह। एथलीट के लिए और कितना ज्यादा इसमें मेहनत लगती है? एथलीट्स के लिए तो इट्स वेरी टफ। एथलीट बनना, हाँ, किस तरीके से? देखो, एक फिटनेस अगर आप चाहोगे तो फिटनेस के लिए ठीक ठाक है। आप चाहो जिम, थोड़ा प्रोटीन, जैसे एथलीट्स के लिए हम एज पर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन देते हैं, उसका बॉडी वेट कितना है और उसके हिसाब से कैलोरीज सरप्लस करते हैं। अगर वही कितना कुछ एक्स्ट्रा इसमें जाता है वो थोड़ा सा इसमें वो काफी, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि देखो, हमने जो बॉडी बिल्डिंग का हम चलाते हैं, दैट्स अ 1 kg बॉडी वेट कंटेन्स 1.5 ग्राम प्रोटीन पर डे। आपका बॉडी वेट, इफ यू 60 बॉडी वेट, हम ज्यादा लेते हैं 1.2 और 2 पॉइंट मल्टीपल बाई करते हैं हम कैलकुलेशन, वैसे ही हम कैलोरीज करते हैं। अब जो नॉर्मल बंदा है उसको तो इतना करना नहीं है भाई, वो जिम जाए, थोड़ा सा हेल्दी डाइट ले लिए, उसके लिए काफी है। लेकिन एथलीट्स के लिए काफी टफ होता है। कितना चैलेंजिंग होता है एक एथलीट को तैयार करना एक कोच के हिसाब? देखो, बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग, दीज आर वेरी, तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि ये हेल्थ पे डिपेंड करता है। आपको अपना हेल्थ ठीक रखना है। अशफाक भाई, आप खुद ही देखिए कि अपना हेल्थ मेंटेन करना कितना टफ है। सही बात है। अब देखो, आपके जो इससे आगे जो एथलीट है उसको कितना केयर करना पड़ता है। दैट्स वेरी चैलेंजिंग, दैट्स वेरी चैलेंजिंग। देखिए, ये आपको एक पहले स्टूडेंट आपके पास होता है, कोच भी होते हैं, तो दोनों इसमें एतदाल, वही एक्चुअली मैं उसमें बात करना चाहता था, क्योंकि आप अपने इस बच्चे को बता सकते हो आपको ये खाना है, फिर डेडिकेशन किन पे डिपेंड करती है? डेडिकेशन बच्चे पे ही करते हैं ना, यही चीज दरअसल। यहाँ एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। आजकल हमने देखा है हमारे इस खेल में बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं जो जानलेवा है, जो बहुत खतरनाक है, जिनका इस्तेमाल आज बेतहाशा हो रहा है जी। उसको आप कैसे देखते हैं? उसको आप कैसे, क्योंकि आजकल बच्चा आता है पतला दुबला सा और उसको रातों रात बॉडी चाहिए और फिर वो गलत चीजों का इस्तेमाल करता है। देखो तब्रेज़ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट बिलीव ऑन दैट थिंग्स। फर्दी में मैं खुद हूँ, वी आर नेचुरल। हमारी शक्ल से पता चल रही है कि हम क्या है। अब जो केमिकल यूज करता है उसको आप यू जस्ट टॉक किए, आपको खुद पता चलेगा क्या है। क्योंकि आजकल के बच्चे, अब ये ट्रेनर पे भी डिपेंड होता है कि ट्रेनर की एक्सपीरियंस कितनी होती है, जो कोच है उसकी नॉलेज कितनी होती है। सारा होता है ना, जैसे मैंने आई स्पेंड 20 years इन दिस फील्ड। अब मुझे पता है कि बच्चे को कैसे नेचुरल वे पे कराना है। अब आजकल के जो केमिकल्स है, दे जस्ट वांट अ शॉर्टकट। उतना है ही नहीं कि भाई पेशेंस नहीं है, भाई सर मुझे नहीं करना है, मुझे शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट की वजह से दे आर टेकिंग समथिंग, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल बेतहाशा होता है। दैट्स नॉट, मतलब वो हार्मफुल है। वो बहुत सारी, जैसे आप बाल नहीं रहते हैं, दांत नहीं रहते हैं, उसके ये साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन अब मार्केट में ज्यादा हो गया वो। बट बिलीव इट और नॉट, वी डोंट बिलीव ऑन दैट। अभी ये बंदा है, नेचुरली है, माशाल्लाह। नेचुरल। आप टेस्ट भी करा सकते हो इसको, जो भी है डोपिंग में अभी भी करा सकते हो। हम नेचुरल है, हम बिलीव उस पर नहीं करते हैं, ज्यादा वो चीजें नहीं करते हैं, नए बच्चे दूर ही रहते हैं। हम वो चीजें, हमें वी डोंट वांट टू दैट। बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर नेचुरल डाइट पर इंसान चले, और जैसा कि उन्होंने कहा कि जब हम बॉडी वेट देखते हैं उसके बाद कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रोटीन इस बच्चे को लगेगा, उस प्रोटीन के हिसाब से उसका डाइट चार्ट बनता है। और जैसे मान के चलिए कि एक बच्चे को दिन का 200 ग्राम प्रोटीन जाना है, या 100 ग्राम प्रोटीन जाना है, या 60 ग्राम प्रोटीन जाना है, तो आप वो सारा शायद डाइट से ना हासिल कर पाए, तो आपके पास सप्लीमेंट फूड्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन आता है, वे लेते हैं बच्चे, बहुत सारी चीजें हैं जो सप्लीमेंट फूड आता है, वो इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर भी आपको देखना है कि आप एक अच्छी कंपनी का सामान खरीद रहे हो,
सही बात। जहां पर आपको ऑथेंटिकेटेड वे में सामान मिल रहा है, जिसकी ऑथेंटिसिटी कंप्लीट है कि जो आप खा रहे हैं ये यही है जो इस पर लिखा हुआ है। ऐसा ना हो कि आप जो खरीद रहे हैं वो कुछ और ही है और जो आप खा रहे हैं वो कुछ और है। इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब आप प्रोटीन लेते हैं या सप्लीमेंट फूड लेते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट फूड तक सही है, लेकिन सप्लीमेंट फूड के बाद आप शॉर्टकट्स अगर मारेंगे तो आपकी जान पर बना सकती है। सही हमने बात देखा है, है बहुत आपने सारे बहुत बॉडी अच्छा बिल्डर्स कहा। इस वजह से अपनी जिंदगियां खो देते हैं, वो अपनी जान गवा बैठते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि वो शॉर्टकट करना चाहते हैं और शॉर्टकट से अपनी जिस्म को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, शॉर्टकट्स ना मारें, कोशिश करें कि धीरे धीरे ही चलें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और अपना, अपने घर वालों का, अपने रियासत का और पूरे मुल्क का नाम रोशन करें। सही बात है। और सही इश्तियाक साहब, इस पर आपके पास भी बच्चे आते होंगे, तो आप उनको क्या कहते हैं जब वो इस तरह का अप्रोच लेकर आते हैं कि सर मुझे तो 15 दिन में बॉडी बनानी है? रातों रात ये बॉडी बिल्डर हम सही बात है। हाँ, बहुत हम अच्छी बात है। बेसिकली हम चलाते हैं, सनराइज फाउंडेशन चलाते हैं। एक इदारा है, एक ट्रस्ट है, और उसका यही काम है कि ड्रग एडिक्शन पे हम काम करते हैं। मैं मैक्सिमम काउंसलिंग करता हूं उनको। अब जब बच्चा जब भी कोई आता है इस तरह का, मैं मैक्सिमम 100% काउंसलिंग करता हूँ, भाई दिस इज नॉट गुड। आप मैं उसको यही बोलता हूँ कि आप हमारे पास आए, हम आपको नेचुरल वेज के हिसाब से बॉडी बिल्डर बनाएंगे, जो भी आपको चाहिए। व्हाट्सएवर, इफ यू वांट टू बिकम ए पावर, दिस पावर, इफ यू वांट टू बिकम ए बॉडी बिल्डर, वी हैव ए सफिशिएंट नॉलेज। मतलब माशाल्लाह मतलब फजल से हमारे पास नॉलेज काफी है, टाइम दे दिया है बहुत। क्योंकि जो मेन जो बॉडी बिल्डर का जो वीडर था, उसका नाम वीडर, दैट वाज कैनेडियन, जो ओलंपिया में जिसका जो ऑर्गेनाइजर, जो फादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग, ही वाज माई कोच। मैं 20 इयर्स बैक बोल रहा हूँ, क्योंकि जो उनकी जो नॉलेज है वही हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपको वो शॉर्टकट वाली लेने चीजें है ही नहीं। व्हेन वी प्रोवाइड यू, भाई नेचुरल डाइट पे लेंगे आप। हाँ, प्रोटीन सप्लीमेंट जो आपने बताया था, वे प्रोटीन, दैट इज गुड फॉर हेल्थ, वो दूध को बनता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब केमिकल का मसला वो अलग होता है। अब ये भी हमें कॉन्सेप्ट है ना, सप्लीमेंट ले लेंगे हम तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो भी एक मतलब मार्केट में वो भी लोगों को पता नहीं कि व्हाट इज सप्लीमेंट एंड व्हाट इज स्टेरॉइड, इट्स एंटायरली डिफरेंट। सप्लीमेंट इट्स रेडीमेड डाइट, ये दूध को बनता है, पाउडर फॉर्म में बनता है, और सब स्टेरॉइड दैट्स ए केमिकल फॉर्मेशन। वो जो मीथेन ईथेन जो भी है, जो बायोकेमिस्ट्री का वो अलग होता है। तो हम बिलीव करते हैं जैसे सप्लीमेंट्स दैट्स ए गुड फॉर हेल्थ, बाकी चीजों से दूर रहे। या फिर मैं आपकी बात को थोड़ा सा यहाँ पे इजाफा करना चाहूंगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तबरेज भाई, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, वो कहते हैं कि शायद मुझे सप्लीमेंट से प्रॉब्लम होगी, वो ज्यादा खाते हैं। उसमें किस तरह से एतदाल रखना होता है? अगर ज्यादा खाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? डिपेंड करता है ना बॉडी के आपके कितने प्रोटीन है। मैं ये बता रहा हूँ कि किसी ने एक्सेस किया, क्या उस वजह से उसको इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। उससे क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है। सबसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जैसे आपने ट्रेनिंग की है, कुछ भी मील अपना ले लो, 15 to 20 ग्राम प्रोटीन पर मील, दैट्स इनफ फॉर यू। 4-5 बार ले लो, आपका 100 ग्राम प्रोटीन हो गया, इजी है। एक अब यही भी प्रॉब्लम है ना कि कोच नहीं है आपके पास, लड़के खुद कर रहे हैं। यही तो जब आपके पास ट्रेनर नहीं है, नॉलेजेबल ट्रेनर नहीं है, आप खुद करते हो, दैट्स व्हाई कि वही फिर यहाँ पर परेशान। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, ये मजाहिया मामला है तो यहाँ थोड़ा सा मजाहिया तरीके में बता दूं। मैंने कल कहीं एक पोस्ट देखा और देखा कि एक गाड़ी एक ब्रिज से नीचे गिर गई थी। ब्रिज इनकम्प्लीट था, आधा ही बना था, अभी आधा बनना बाकी था। और कहीं लिखा हुआ था कि जब किसी ने गूगल पे सर्च किया था शॉर्टेस्ट वे ट्रैफिक से बचने के लिए रास्ता, तो गूगल ने उसको वही रास्ता दिखाया कि ये शॉर्टेस्ट रास्ता है और उस पर ट्रैफिक नहीं है, और वो जाके उस पुल से नीचे गिर गया। और यही आजकल हमारे बच्चों के हाल है, क्योंकि वो गूगल से सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सही बात। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता जो इन्फॉर्मेशन वो ले रहे हैं वो कितनी ऑथेंटिक है। इसलिए गूगल से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास एक रहबर का होना है। और हर एक चीज गूगल पर नहीं है, तो आपको कुछ किताबें कंसल्ट करनी है, ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल करनी। और अगर आप गूगल से इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो पहले आप चेक करें कि उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद ही उस नॉलेज का इस्तेमाल आप करें। मैंने तबरेज भाई ये चीज इसलिए अपने नाजरीन के लिए कहना चाहिए थी, क्योंकि देखें अक्सर हम लोग ये करते हैं कि अगर मुझे 1 चम्मच किसी चीज में से लेना हो तो मैं 2-3 चम्मच एक साथ लेता हूं अपने मजे के लिए, और उसके बाद हमारा इफेक्ट क्या होता है ये आम इंसान नहीं समझता। हाँ, फरदीन, सबसे पहले मैं इस पर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या एक आम इंसान के लिए नॉर्मल बॉडी फिट रखने के लिए, थोड़ा सा बॉडी बिल्ड करने की शेप देने के लिए, जिम के लिए, एक आम गिजा जो उसके पास अवेलेबल काफी नहीं है कि वो उसी से ये चीजें हासिल कर सके? काफी तो है ना। जैसे हमने जब हम बॉडी बिल्डिंग करते थे, या हम अभी भी थोड़ा सा फिटनेस के लिए
जैसे आपका प्रोटीन है, एग व्हाइट्स ले लो, सिंपल, दैट कंटेन्स अंडे है, दूध है, आपका बनानास दैट कंटेन्स लॉट ऑफ फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स, वो आप ले लो, बैलेंस डाइट बना के आप ले लो। और ट्रेनिंग, अब ये भी ट्रेनिंग में होता है कि वी आर डूइंग ओवर ट्रेनिंग। जैसे मसल पे हमें ज्यादा हम ये करते हैं, ये मैंने मैक्सिमम 100, अगर जिम 100 यहाँ पे 100 में से ये गलती कर रहे हैं, बंदा यही गलती कर रहा है कि ही इज डूइंग ओवर ट्रेनिंग। ओके, ट्रेनिंग आपको पता है नहीं कि बाइसेप्स के कितने सेट लगाते हैं, 10-12 सेट, दैट्स ओवर ट्रेनिंग। ये स्मॉल मसल है, वी आर अ ग्रुप ऑफ मसल्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ मसल जैसे हम करते हैं, एक स्मॉल मसल होती है, दूसरी बिग मसल होती है। स्मॉल मसल पे आपको थोड़ा सा कम ही करना है, थोड़ा हेवी। व्हाट इज बॉडी बिल्डिंग? इट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ द टिश्यू, सिंपल। आपको ब्रेक डाउन द मसल्स करने हैं, आपको ये नहीं करना है भाई मैं 4-4 घंटे लगाऊंगा। उसके बाद रेस्ट चाहिए, रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप प्रोटीन लोगे, प्रोटीन आर टिश्यू बिल्डर्स, आपने बॉडी बिल्डिंग की, आपने टिश्यू ब्रेक डाउन किया, उसके बाद प्रोटीन ले रहे हो आप, इट्स साइंटिफिकली इजी है। उसके बाद आपको रेस्ट करने, रिकवरी के लिए, ये चीजें मिला के ना फिर आप ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। इफ यू वांट ए गुड शेप, अगर आप फैट बर्न भी करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा ऐड करूँ, जैसा कि आपने साइंटिफिकली बताया इसमें। एक बार मैं बॉम्बे में था तो मुझे मौका मिला मिलिंद सुमन से मिलने का, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉडी बिल्डर एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉडल ऑफ इंडिया। तो मिलिंद सुमन बैठे हैं और जो भी पार्टी में आ रहा है वो सब खा रहे हैं। तो एक फीमेल बैठी थी, एक ही टेबल पर हम लोग बैठे थे, तो एक फीमेल बैठी थी, उस फीमेल ने मिलन से पूछा, कहा मिलन यू ईट एवरीथिंग, डोंट यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ? कहा यस आई डू। कहा तो क्या है, मतलब यू आर ईटिंग एवरीथिंग, जो भी आ रहा है वो खा रहे हो, पेस्ट्री भी खा ली, मिठाइयां भी खा ली, कोई चीज रुकी नहीं। तो मिलन ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया, बहुत खूबसूरत जवाब दिया। मिलन ने कहा हमें मालूम होना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं और खाने के बाद हम कितना जला रहे हैं। ये सही है। इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड बर्निंग ऑफ कैलोरीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये साइंस समझ आ गया कि मेरा इंटेक कितना है और मेरे को बर्न कितना करना है, तो फिर दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, फिर आप कहीं पर भी किसी भी बीमारी का शिकार नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने कैलोरीज ले ली, एक्स्ट्रा कैलोरीज ले ली और बर्न नहीं कर पाए, तो वो आपके जिस्म में फैट की शेप में बस जाती है और उसके बाद उन्हें, जो आजकल हम देख रहे हैं मामला, तो उन्हें फिर कम करना बड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए एक रहबर को चुने, एक अच्छे कोच को चुने, एक बेहतर कोच को चुने और उसके बाद अपनी जिंदगी के मामलों में आगे बढ़े। और जिस तरह से फरदीन ने एक बेहतर कोच चुना और आज पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है, बेशक, और आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद अब ये मॉस्को क्वालिफायर के लिए कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये मॉस्को क्वालिफाई कर जाएंगे और ओलंपिया के लिए अपनी जगह जरूर बनाएंगे। फरदीन, आपसे अब जानना चाहेंगे कि आप अब एक मॉडल तो बनी चुके हैं, रोल मॉडल तो हो चुके हैं, अपने कॉलेज में भी, अपने मोहल्ले में भी, अपने इलाके में भी। क्या आपके पास लोग आते हैं पूछने के लिए कि आपने कैसे किया, हमें भी करना है? जी, मतलब इंस्पायर तो होते ही रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनको देख के मैं खुश होता हूँ, क्योंकि अभी का यूथ जो है वो इन्वॉल्विंग, सॉरी टू से दिस, मतलब वो गर्ल्स भी और लड़के भी है जो ड्रग्स में बहुत खतरनाक लेवल पे इन्वॉल्व है। मैं परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो हमने पंजाब को भी पीछे छोड़ा है इन सब चीज में। हमारी परसेंटेज थोड़ा सा हाई है, तो मतलब अच्छा लगता है कि लड़के स्पोर्ट्स की ओर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कॉलेज में आप करते हैं कोशिश उनको एजुकेट करने की कि स्पोर्ट्स की तरफ आए? हाँ, मुझे लगता है कि जितने भी मेरे बैचमेट्स हैं ऑलमोस्ट सब अभी के टाइम पे जिम जाते हैं या कॉलेज के बाद कभी क्रिकेट भी खेल लेते हैं ऐसे, मतलब। अच्छा, थोड़ा अपने दोस्तों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, किस उम्र से उनको इसका आगाज करना चाहिए? इसकी कोई एज नहीं होती है एक स्पोर्ट्स की, मतलब जब भी इंसान को लगेगा कि वो डेडिकेटेड है और मतलब सैक्रिफाइस, इसमें मेन चीज होती है सैक्रिफाइसेस। अगर सैक्रिफाइस करने के लिए कोई तैयार है तो क्या सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगी? थोड़ा इसमें पहले ही हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपना जो सोशल जोन होता है। फॉर एग्जाम्पल उस तरीके का, देखो लगभग 16 साल की उम्र से मैं इस फील्ड में आया हूँ, मैं उस तरीके से घूमा नहीं हूँ। मतलब जब दोस्त कहीं पे जाते थे, कहीं पे रात को, मैं उस टाइम पे जिम में होता था या उस टाइम पे मैं डाइट का सोच रहा होता था, तो बहुत सारे दोस्तों के साथ मेरी इस बात पे बकवास भी होती थी, तो लेकिन वो फिर समझ जाते थे फाइनली कि चलो इसका ऐसा सीन है। फरदीन, आपने शुरू में कहा, थोड़ी देर पहले आपसे बात जब कर रहे थे, आपने कहा कि जब आप कुछ अचीव करते हैं उसके बाद स्पॉन्सर्स आ जाते हैं, लेकिन उस अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए आपके पास सपोर्ट चाहिए होता है। वो सपोर्ट आपको कहां से मिला? वो सपोर्ट मुझे सबसे फाइनली पहले तो अल्लाह ताला सपोर्ट करता है, फिर उसके बाद जरिया वो देता है। तो वो एक मेरे पेरेंट्स थे और मेरे कोच साहब थे जो जरिया बने उस चीज का। खर्चे आपके पेरेंट्स उठा रहे हैं आपके इसके? हाँ जी, और स्पॉन्सर कर रहे हैं मेरे कोच साहब भी। अरे बहुत खूब। हम आपके पेरेंट्स को सलाम करना चाहेंगे कि ये इतना महंगा गेम है जिसमें डाइट के साथ साथ फिर बाकी जो मामले हैं वो सब चीजों को देखते हुए इसमें खर्चे बहुत होते हैं, लेकिन आप फरदीन को इतना सपोर्ट कर चुके हैं, कर रहे हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने, इंटरनेशनल तक पहुंचने के लिए जो पहले स्टेप्स हैं वहां कोई नहीं जानता था फरदीन को,
वहां फरदीन को जरूरत थी नेशनल क्वालिफाई करने के लिए। पहले उनको डिस्ट्रिक्ट के बाद जेएंडके और जेएंडके के बाद नॉर्थ के बाद फिर आगे बढ़ना था इंडिया के लिए। लेकिन वहां तक पहुंचने तक जो एक सफर था उसमें आपने इनको सपोर्ट किया, उसके लिए हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आपने सिर्फ अपने बच्चे को नहीं बल्कि पूरे मुल्क की शान को सपोर्ट किया था। और आपका ये सपोर्ट आज रंग लाया है, जहां हम मुल्क के लिए गोल्ड लेकर आए हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर पाए हैं। बहुत आपका बहुत शुक्रिया। आपके मम्मी पापा के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप जैसे माँ बाप हों तो हमारे बच्चे जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मैं लास्ट पर आपसे एक मैसेज चाहूंगा। फरदीन साहब से एक पैगाम ले लेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है, फिर कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बस मैं यही देना चाहूंगा, जितना भी अभी का यूथ है, मैं इनको बस इतना बोलना चाहूंगा कि अगर नशा करना ही है तो अपने पैशन का नशा करो। वो पैशन कुछ भी हो सकता है, वो पढ़ाई हो सकती है, वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो बिजनेस हो सकता है। तो बस ये एक मैसेज है। एक छोटी सी मुख्तसर सी बात, बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग के अलावा आपके शौक क्या है? व्हाट डू यू लाइक? बस मुझे लगता है यही दो चीजें जो मैं पसंद करता हूँ, दैट्स इट। और कुछ पसंद नहीं है। मतलब मैं पूरी जर्नी मैंने अभी तक एंजॉय की है। जो भी इसमें स्ट्रगल था ना, मुझे लगता है कि डेस्टिनेशन से ज्यादा इसके स्ट्रगल में मजा मुझे आया है। जो भी रास्ता। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मैसेज यही देना चाहता हूँ मैं कि आप आए हमारे पास, क्योंकि काफ़ी सारा कंफ्यूजन है फिटनेस में, काफ़ी सारा कंफ्यूजन है। यहाँ पे हाई लेवल के हाईटेक जिम्स बहुत सारे हैं, बट जो प्रॉपर गाइडेंस वो नहीं मिल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास आइए, आप जुड़िए हमारे पास, तो वो विल गाइड यू। और क्योंकि हमें अपनी सोसाइटी को सेफ रखना है, सेफ रखने के लिए एक स्पोर्ट्स एक जरिया है, क्योंकि हम ड्रग से बाहर रहे। और जो हमारे जवान है वो एक सोशल, जब आपको पता है जब क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ जाती है, जब इस तरह के ड्रग में ज़्यादा होता है तो क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती है। अब जब हम स्पोर्ट्स में लगेंगे, अच्छे काम में लगेंगे, तो ये डेफिनेटली कि हमारी सोसाइटी बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया इशफाक साहब आपका, फरदीन आपका भी बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। और जैसा कि इशफाक साहब ने कहा, आजकल बड़े हाईटेक जिम्स हैं, लेकिन हम तो वो लोग हैं भैया जो तो अखाड़े में आके भी प्रैक्टिस कर जाएंगे। सिर्फ पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे बैठकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अखाड़े में आकर एक नॉर्मल जिम में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है कि सलमान खान जब भी कहीं जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती मेरे पास एसी जिम है या नहीं है, मुझे सिर्फ डंबल्स दे दीजिए, मैं अपना ट्रेनिंग कर लूंगा। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात मॉर्निंग में ठीक 8 बजे। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज।